सो जय हिंद एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कि एसएससी एमटीएस की क्या यहाँ पर हम एक फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो जल्दी आ जानी चाहिए थी, लेकिन मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा एग्जामों में बिजी हो गया था। मेरा यहाँ पर ये हमारा स्कार केवीएस का जो एग्ज़ाम था तो उसमें मैं काफ़ी यहाँ पर बिजी चल रहा था। अब मैं टोटली एग्ज़ाम्स वगैरह से फ्री हो गया, तो मैंने काफ़ी यहाँ पर एनालिसिस किया है कट ऑफ का। और जो रैंक मित्रा का एक एक्चुअल डाटा रहता है वो, और जो एक एसएससी द्वारा एक्चुअल डाटा आता है वो, इनमें कितना क्या डिफरेंस रहता है एक। और जो हमारी रैंक मित्रा की जो नॉर्मलाइज रैंक आती है वो, और जो एक्चुअल रैंक आती है, हम उसकी भी यहाँ पर वीडियो में बात करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं अपने अगर मार्क्स की बात करूँ तो मेरा एग्ज़ाम था 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट, जो कि मॉडरेट लेवल की शिफ्ट है। और अगर मैं इसकी हार्डनेस लेवल की बात करूँ तो ये रैंक मित्रा पे अभी 20 नंबर पे चल रही है आउट ऑफ 36। इसमें देखो, जो आपका सेशन फर्स्ट है उसका तो कोई आपका यहाँ पर लेना देना है नहीं, क्योंकि उस पर बेसिस पे आपकी कट ऑफ यहाँ पर बननी भी नहीं है। तो सेशन 2 है जिसमें आपका जीके और इंग्लिश यहाँ पर आता है, तो इसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पर मेरिट डिसाइड होगी। तो मेरे यहाँ पर जीके में 16 सही 5 गलत थे, और कटपिट के मेरे यहाँ पर 43 मार्क्स यहाँ पर जीके में बन रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में तो मेरे 23 सही और 2 गलत थे, तो मेरे यहाँ पर 67 यहाँ पर मार्क्स बन रहे हैं टोटल। अगर मैं रोज स्कोर बात करूँ तो मेरा 110 यहाँ पर बन रहा है। अब मैं रैंक मित्रा पे अगर नॉर्मलाइज अगर रैंक और नॉर्मलाइज स्कोर आपको बताऊँ, और अपनी शिफ्ट परसेंटाइल क्या है, शिफ्ट रैंक क्या है, क्योंकि जो नया नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी शिफ्ट परसेंटाइल, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आपकी शिफ्ट इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। तो देखो, यहाँ पर रैंक मित्रा मेरा 115.25 यहाँ पर स्कोर दिखा रहा है। और अगर मैं अपनी नॉर्मलाइज रैंक की बात करूँ तो मेरी 2128 रैंक है आउट ऑफ 1,11,000 कैंडिडेट में से। और अगर मैं अपनी शिफ्ट रैंक की बात करूँ तो मेरी 41 यहाँ पर शिफ्ट रैंक है आउट ऑफ 2255 स्टूडेंट में से, जो कि अगर मैं इसको शिफ्ट परसेंटाइल में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये मेरा समथिंग होता है 98.18। तो ये सब कुछ यहाँ पर मेरा डाटा है। अब भाई हम बात करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस वगैरह की, कि क्या मैंने यहाँ पर एक रैंक मित्रा का एक जो नॉर्मलाइजेशन वो स्कोर दिखाता है वो, और जो एसएससी का स्कोर होता है एक्चुअल, उसमें कितना डिफरेंस यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर मैंने अपने 2 स्कोर कार्ड लिए हैं। एक तो है मेरा फेज़ 13 एसएससी का, और दूसरा है मेरा सीजीएल प्री 2025 वाला। हालांकि दोनों में ही आपका जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है, तो ये दोनों मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो भाई देखो, फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे फेज़ में यहाँ पर 183.5 यहाँ पर मेरा रो स्कोर था। और मैंने मैट्रिक लेवल पे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था 11 पोस्ट में, तो मेरा 11 पोस्ट में क्लियर हो गया, जिसमें से मेरी एक पोस्ट कोड थी एमटीएस की ER 14925। तो जिस दिन रिजल्ट आया था तब मैं कट ऑफ वगैरह देख रहा था। अब होता क्या है कि एसएससी क्या करता है कि रिजल्ट में जो कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन ये करके देता है, उसमें आपका लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के यहाँ पर डिटेल्स दिए रहता है कैटेगरी में। तो देखो, ER 14925 में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेरी मैच हो रही थी। ये पोस्ट कोड भी मैंने डाला था, और यूआर में मैं यहाँ पर क्वालिफाई यहाँ पर हुआ हूँ। और मेरे यहाँ पर 178.15078 ये मेरे दिखा रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि हो सकता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ भी हो। भाई दो हो सकता है कि 2 स्टूडेंट्स के सेम डेट ऑफ बर्थ हो, लेकिन जो मेरे पार्ट ए में मार्क्स थे वो मेरे 50 थे, पार्ट बी में मेरे 38 थे, और पार्ट सी में मेरे यहाँ पर 46 मार्क्स थे। तो ये तो काफ़ी हद तक यहाँ पर कॉमन नहीं रह सकता है। और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी यहाँ पर मेरी मैच हो रही है 22/03/2002। तो इससे मैंने क्या आइडिया लगाया कि मेरा एसएससी फेज़ 13 में जो नॉर्मलाइज स्कोर है, हालांकि कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता है कि उनका नॉर्मल स्कोर क्या है। वो जब स्कोर कार्ड आता है काफ़ी टाइम बाद में फाइनल रिजल्ट पे तब पता चलता है। और अदर एग्जाम में क्या होता है कि वो स्कोर कार्ड आपका पहले आ जाता है। तो इसमें मेरा जो दिखा रहा है 178.15078, यानी इसको अगर समथिंग 2 डिजिट तक अगर मैं लेके चलूँ तो ये मेरा हो रहा है 178.15। और यहाँ पर रैंक मित्रा कितना दिखा रहा था 178.12, यानी बिल्कुल क्लोज 0.03 मार्क्स का यहाँ पर मार्जिन रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गया एक प्रूफ जिसमें आपका रैंक मित्रा बिल्कुल सही बैठा है। दूसरा प्रूफ है आपका, देखो
ये है मेरा SSC CGL 2025 का स्कोर कार्ड प्री का। इसमें देखो मेरे इनिशियल जो आंसर की थी उसमें 129.5 यहाँ पर मेरा रो स्कोर था, और जो एक्चुअल एक्चुअल क्या जो रैंक मित्रा का आपका नॉर्मल स्कोर है वो मेरा 128.35 यहाँ पर ये शो हो रहा था। ठीक है। अब जो आपकी फाइनल आंसर की आई थी, फिर उसके बाद में स्कोर कार्ड वगैरह आया था, तो उसमें मेरे मार्क्स जो मेरा रो मार्क्स था 137 यहाँ पर था, और नॉर्मल स्कोर मेरा रो स्कोर है 137 और नॉर्मल स्कोर मेरा 135.85 135.85। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और रो मेरा था 137। अगर मैं यहाँ पर इसको भी 2 डिजिट तक लेके चलूँ तो देखो कितना हो रहा है, इन दोनों का मार्जिन आ रहा है मेरे पास समथिंग ये हो गया मेरा 1.15। ठीक है। और इसको भी अगर मैं 2 डिजिट तक अगर मैं इसका मार्जिन लेके चलूँ तो ये भी मेरा 1.15 यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल एक्यूरेट रैंक मित्रा का जो नॉर्मल स्कोर था वो बिल्कुल सही हुआ है मार्जिन बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो। ठीक है। रैंक मित्रा ने मेरे 1.15 यहाँ पर कम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बताए थे, और एक्चुअल में मेरे इतने कम हुए हैं। ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार मेरे यहाँ पर लगभग 5 साढ़े 5 मार्क्स नंबर इसमें आपका फेज 13 है, इसमें मेरे कम बताए थे, और एक्चुअल में भी जो यहाँ पर इस डेटा के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ तो एक्चुअल में मेरे यहाँ पर इतने ही हुए थे। ठीक है। तो भाई जो रैंक मित्रा का आपका नॉर्मल स्कोर होता है वो काफ़ी हद तक लगभग आप ये मान के चल सकते हो कि भाई 95% प्लस तक ये सही बैठता है। कोई 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा का मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पर ये भी ब्लेम करेंगे कि यार मेरा तो CHSL में इतने मार्क्स थे, इतनी दिखा रहा था, लेकिन आए मेरे एक्चुअल में इतने। तो देखो इसका सबसे मेन कारण जो है वो है कि जो CHSL की आपकी जो फाइनल आंसर की आई थी प्री की, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस के यहाँ पर बोनस दे रखे थे। ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको अगर ज़्यादा बोनस मिलेंगे किसी शिफ्ट में तो जाहिर सी बात है उसका एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा, और एवरेज स्कोर बढ़ जाएगा तो वो अगर मान लो पहले अगर वो मॉडरेट या हार्ड शिफ्ट में थी तो वो धीरे धीरे नीचे आके वो ईजी शिफ्ट में आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो सेम मार्क्स वाला जो बंदा था उसकी परसेंटाइल स्कोर यहाँ पर डाउन हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर उसका एक्चुअल में जो SSC रिलीज़ करता है स्कोर कार्ड उसमें उसको थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इस बार वाला जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका टोटल आपका शिफ्ट परसेंटाइल मैटर करता है। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर CHSL में थोड़ा रैंक मित्रा फेल हो गया था। इसमें रैंक मित्रा का कोई भी यहाँ पर फॉल्ट मैं नहीं मानता। ठीक है। अब देखो भाई बात करते हैं इसके बाद में कि रैंक मित्र आपका एक रैंक भी जारी करता है, नॉर्मलाइज रैंक, रो रैंक। हालांकि रो रैंक का तो कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है, लेकिन नॉर्मलाइज रैंक आप देखते हैं कि इसमें कितने टाइम्स यहाँ पर फैक्टर बिल्कुल सही बैठता है, कितने टाइम्स तक हम ले सकते हैं कि एक्चुअल रैंक और नॉर्मलाइज जो आपका रैंक मित्र नॉर्मलाइज रैंक बताता है उसमें कितने टाइम्स तक का यहाँ पर डिफरेंस रहता है। तो देखो ये मेरा SSC MTS 2024 का डाटा है। SSC क्या करता है कि पब्लिक डिस्क्लोजर जारी करता है। जैसे किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया फाइनल, उसके 1-1.5 महीने बाद में आपका पब्लिक डिस्क्लोजर जारी करता है, और उसमें उन कैंडिडेट्स का नाम होता है जो कुछ मार्क्स या पॉइंट वगैरह से रह चुके होते हैं। ठीक है। तो देखो ये उस टाइम में रैंक मित्रा पर 1,54,000 प्लस कैंडिडेट का डाटा था। उसमें मेरे रैंक मित्रा के द्वारा 118.873 ये मेरा नॉर्मल स्कोर था, और जो रो स्कोर था मेरा 102 था। तो 118.8 पे मेरी जो रैंक चल रही थी ये रहा। 118.8 पे जो मेरी रैंक चल रही थी वो थी मेरी 10,522। ठीक है। और एक्चुअल में मेरे कितने आए 116.17, यानी 2 मार्क्स तक का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है, समथिंग 2-2.5 मार्क्स तक का। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 10,522 मेरी यहाँ पर नॉर्मलाइज रैंक थी, और एक्चुअल मेरी रैंक थी अगर आप देख पा रहे हो तो देखो मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, चलो नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, ये थी मेरी 16,077। तो 10,522 रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग और एक्चुअल में 16,077। अगर इसमें मैं फैक्टर देखूँ वेरिएशन का तो ये मेरा आता है 1.52, समथिंग 1.5 या 1.52 के अप्रोक्स में ये मेरा फैक्टर बैठ रहा है। ठीक है। तो इससे हम काफ़ी हद तक ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमारी एक रैंक है, नॉर्मलाइज रैंक अभी बता रहा है, उससे कितने टाइम्स तक अगर हम एक्स्ट्रा लेके चले कि हमारी फाइनल जो एक रैंक आएगी मेरिट लिस्ट में एक्चुअल जो डाटा के अकॉर्डिंग, तो उसमें कितनी हमारी रैंक रह सकती है, तो उससे भी काफ़ी आइडिया यहाँ पर बैठ सकता है
नॉर्मलाइज आपका स्कोर से भी बैठता है आइडिया, और नॉर्मलाइज रैंक से भी आपका काफ़ी हद तक आइडिया बैठता है। तो भाई आप सभी को पता है वैकेंसी आपकी 7,948 है, जिसमें आपकी 18 से 25 एमटीएस में 6,078 वैकेंसी है, और 1827 में आपकी 732 है, और हवलदार की अगर मैं बात करूँ तो 1138 यहाँ पर वैकेंसी है। इसके अलावा मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा एनालिसिस ये भी किया है ओबीसी कैटेगरी को लेके, कि मैंने ये सोचा कि 2024 का मैं एक डाटा देखता हूँ जिसमें ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट कितने रैंक तक सेलेक्ट हुआ है लास्ट। तो देखो 2024 का ये पूरा डाटा है आपका। इसमें क्या है, देखो आपकी एमटीएस में यूआर प्लस ओबीसी की 5577 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसका मतलब मैक्स टू मैक्स आपका ओबीसी का 5000 या 5500 रैंक तक होना चाहिए सिलेक्शन, लेकिन उसका फाइनल जो रैंक था वो 8384, यानी 8384 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी का 2024 में एमटीएस की पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। उसका लास्ट रैंक ओबीसी का यहीं तक है। तो अगर मैं देखूँ यूआर प्लस ओबीसी की वैकेंसी का कितने टाइम्स तक हो रहा है ये, तो ये मेरा हो रहा है 1.5 टाइम्स तक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 2024 में आपका हवलदार का मैंने देखा, तो देखो हवलदार की यूआर प्लस ओबीसी 2338 वैकेंसी थी, और फाइनल सिलेक्शन आपका 8315 ओबीसी कैटेगरी का इस रैंक तक हुआ है। फाइनल रिजल्ट में मैंने देखा है। तो ये लगभग कितने टाइम्स तक हो गया, ये हो गया 3.55 टाइम्स तक। ठीक इसी प्रकार मैंने 2021 का भी डाटा चेक किया, तो ये समथिंग उसी रेंज में बैठ रहा था एमटीएस का। हालांकि हवलदार का उस टाइम 2021 में थोड़ा कम था। तो अब ये देखते हैं कि हम इस बार कितनी रैंक तक हम एक नॉर्मलाइज रैंक माने, या कितनी रैंक तक हम अज्यूम कर सकते हैं कि ओबीसी का इस रैंक तक तो फाइनल हो ही जाएगा फाइनल में, फाइनल रिजल्ट जब आपका आएगा तब। देखो अब मैं बात करता हूँ एक बार थोड़ा सा डाटा अगर मैं लेके चलूँ, तो मैं अगर यूआर की देखो सारी वैकेंसी ऐड करता हूँ हवलदार को हटा के, 18 से 25 18 से 27 दोनों को, क्योंकि जो 18 से 25 वाला होता है उसके लिए आपके 18 से 27 की वैकेंसी रिजर्व रहती है, लेकिन जो 18 से 27 जो इस रेंज में आता है उसके लिए केवल 18 से 27 वैकेंसी आपकी रिजर्व रहती है, और आपकी हवलदार की रहती है अगर उसने पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है तो अगर मैं यूआर की और ओबीसी की टोटल वैकेंसी काउंट करता हूँ तो ये समथिंग आएगी 4883, ठीक है। अगर इसका मैं प्रीवियस ईयर फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको 1.5 टाइम्स तक भी लेके चलता हूँ तो ये मेरा समथिंग आएगा 7360, यानी कि हम 7400 तक मान सकते हैं, रफली आइडिया 7400। यानी कि इस बार अगर यही वैकेंसी रही फाइनल में भी 7948, तो ओबीसी का एमटीएस की बात करूँ मैं, तो एमटीएस की पोस्ट में ओबीसी का 7400 या 7500 रैंक तक सिलेक्शन होगा फाइनल, ठीक है। अभी ये हमारा एक डाटा आ गया, लेकिन रैंक मित्रा क्या बोलता है जो हमने अभी एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग हमारा 1.5, क्योंकि आप होता क्या है देखो, जैसे जैसे आपकी रैंक यहाँ पर बढ़ती जाएगी, जैसे मेरी 10,522 थी तो वहाँ पर एक्चुअल रैंक में फिर फैक्टर थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। अगर रैंक कम होती रहेगी, जैसे अगर मान लो मेरी 1000 रैंक थी तो वहाँ पर फिर मेरा 1.2 या 1.3 तक का ही फैक्टर कंसिडर हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फैक्टर कंसिडर करके चल रहे हैं 1.5 का वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। तो भाई 7400 में अगर मैं 1.5 का डिवाइड करता हूँ 1.5 या 1.6 तक का, तो ये डाटा मेरे पास बैठा है लगभग 4500 4600 तक का। यानी अगर रैंक मित्रा में आपकी रैंक 4500 या 4600 आपकी चल रही है फॉर ओबीसी कैंडिडेट, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी का मैं निकालूंगा तो अदर कैटेगरी का भी हम इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो 4500 4600 तक अगर आपकी रैंक चल रही है, नॉर्मलाइज रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आप सेफ हो। और अब बात करते हैं हम आगे, ये हमारा हो गया फाइनल कट ऑफ की। मैं बात करता हूँ कि मैंने क्या यहाँ पर एक फाइनल कट ऑफ जो प्रीवियस डाटा का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी मैंने रैंक मित्रा की भी यहाँ पर हेल्प ली है, तो उन सभी को फैक्टर को मैंने यहाँ पर बैठाया, फिर एक तरीके से फाइनल कट ऑफ जो एनालिसिस किया, एनालिसिस के बाद में ये मेरा बैठा है डाटा। तो देखो यूआर का हम मान सकते हैं 111 से लेकर 113, एमटीएस कैटेगरी की मैं सॉरी एमटीएस पोस्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, और ये आपकी नॉर्मलाइज रैंक नॉर्मलाइज आपकी कट ऑफ है, और ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक है। और ओबीसी का 109 से लेके 111, ईडब्ल्यूएस का 108 से 110, एससी का 101 से 103, एसटी का 97 से लेके 99, ये आपकी एक फाइनल कट ऑफ की रेंज रहने वाली है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, देखो कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूँ कि आपका क्या रैंक यहाँ पर रैंक मित्रा पर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो देखो ओबीसी की हमने क्या बात करी अभी, क्योंकि ओबीसी का अगर मैं पकड़ लेता हूँ एक बार डाटा,
इसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेता हूँ, तो अदर कैटेगरीज का भी हम आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो ओबीसी में हमने क्या निकाला कि आपकी रैंक 4500-4600 होनी चाहिए। किस पे? रैंक मित्रा पे आपकी नॉर्मलाइज रैंक। तो इस तरीके से आपकी यूआर की कितनी होनी चाहिए? तो भाई यूआर की आपकी समथिंग होनी चाहिए 3500-4000। ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कितनी होनी चाहिए? तो ईडब्ल्यूएस की आपकी वही 4500 से लेके 5000 तक, इस रेंज में है तो बिल्कुल आपका फाइनल हो ही जाएगा। SC/ST की अगर मैं बात करूँ तो इनका थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अगर SC की मैं बात करूँ तो आपकी समथिंग 6500-7000 भी है तो बिल्कुल चांसेस है। और इसकी मैं बात करूँ तो 75 से 8000 तक, 7500 से लेके 8000 तक अगर आपकी ST में है अभी नॉर्मलाइज रैंक, तो बिल्कुल काफ़ी हद तक आपके अच्छे चांसेस है। और शॉर्ट अगर सिलेक्शन ही चाहिए आपको, तो इसमें आप जो मैंने बताया उसमें अगर आप 1500 रैंक भी कम कर लोगे और फिर आप अपनी एक नॉर्मलाइज रैंक चेक करते हो रैंक मित्रा पे, तो हालांकि अब तो शो नहीं हो रहा, पहले शो हो रहा था, अगर किसी ने देखा होगा। अगर उसका फिर उस डाटा के अकॉर्डिंग बेट रहा है तो भाई उसका आराम से हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा एनालिसिस था, काफ़ी यहाँ पर इसमें मेहनत भी लगी है, काफ़ी मैंने डाटा भी कलेक्ट किया है। तो अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया तो भाई मैं आपका एक सब्सक्राइब तो आप डिज़र्व करता हूँ। और वीडियो को भाई ज़रूर लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हवलदार की कट ऑफ के साथ कि क्या उसकी PST और आपकी फाइनल कट ऑफ रह सकती है। तो ठीक है भाई, वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय, जय हिंद।